तो फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम। ग्रेविटेशन जो चैप्टर है उसको कर रहे हैं हम लोग प्रिपेयर, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन इसमें है कि हाउ डज द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स चेंज व्हेन द डिस्टेंस बिटवीन देम इज रिड्यूस टू हाफ, ठीक है। तो अपन जैसे जानते हैं जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो ग्रेविटेशनल फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्रोडक्ट ऑफ मासेस, ठीक है। जैसे m1 और m2 मास ले लें हम, तो उनके प्रोडक्ट के तो प्रोपोर्शनल होता है, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस, उनके बीच की जो डिस्टेंस है उसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो यहाँ पर क्या कर रहे हैं, ये डिस्टेंस को हाफ कर रहे हैं। तो डिस्टेंस को हाफ कर रहे हैं तो हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पे ऐसा कर लेते हैं कि जब मान लो फोर्स F1 है, फोर्स F1 है तो डिस्टेंस कितनी है, R1 है, ठीक है। और जब फोर्स F2 हो गया, फोर्स कितना हो गया F2, तो डिस्टेंस उसमें कितनी हो गई, R2, ठीक है। अब ये कह रहे हैं कि जो R2 है ना, R2 जो है डिस्टेंस को क्या कर रहे हैं, ये R2 इज इक्वल टू कर रहे हैं हाफ। तो हाफ कर दो तो R2 इज इक्वल टू कितना जाएगा, R1 डिवाइड बाय 2 हो जाएगा, है ना। तो फॉर्मूला हमारे पास है F इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन R स्क्वायर। तो यहाँ से हम देखो F2 बाय F1 करेंगे, F2 डिवाइड बाय F1। तो F2 डिवाइड बाय F1 करोगे तो यहाँ आपके पास आ जाएगा R1 डिवाइड बाय R2 का होल स्क्वायर, ठीक है। R1 डिवाइड बाय R2 का होल स्क्वायर आ जाएगा। अब R1 तो रहने दो ऐसे ही, और R2 देखो कितना दिया हुआ है अपन को, R2 इजिकल टू R1 बाय 2 है। तो R2 इजिकल टू क्या कर देंगे अपन, R1 डिवाइड बाय 2 कर देंगे, और ये स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। और ज्यादा आप सॉल्व करते इस R1 से R1 कैंसिल हो जाएगा, और 2 बचेगा आपका, 2 का स्क्वायर कर दोगे तो 2 2 जो आ जाएगा 4, ठीक है। तो F2 डिवाइड बाय F1 जो है, F2 डिवाइड बाय F1 हमारे पास हो जाएगा 4, ठीक है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं F2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4 टाइम्स ऑफ F1। कितना हो जाएगा, 4 टाइम्स ऑफ F1। तो आपने बिल्कुल करेक्ट आंसर करा है कि अगर आप जो डिस्टेंस है उनके बीच की उसकी अपन हाफ कर दें, रिड्यूस टू हाफ, उनके बीच की डिस्टेंस अगर हाफ कर दें तो फोर्स कितना हो जाएगा, 4 टाइम्स हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स acts on all objects in proportion to their masses, why then a heavy object does not fall faster than a light object। ये कह रहे हैं कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, जो अभी जस्ट हमने स्टडी करा है कि ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है प्रोडक्ट ऑफ मासेस के प्रोपोर्शनल होता है, यानी F प्रोपोर्शनल टू m1 m2 होता है, ठीक है। तो ये कह रहे हैं कि जो हेवियर ऑब्जेक्ट होते हैं वो फास्ट फॉल क्यों नहीं होते हैं। तो आप ध्यान रखो कि जब भी कोई बॉडी फॉल होती है बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स, तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जो होती है उसका फॉर्मूला होता है जीएम अपॉन आर स्क्वायर। क्या होता है, जीएम अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। अब मान लो अर्थ की वजह से ले रहे हैं अपन, है ना। मान लो कोई बॉडी है, आपने फॉल करी, तो बॉडी फॉल करी तो वो क्यों नीचे आ रही है, नीचे आ रही है बिकॉज अर्थ उस पर क्या लगा रही है, ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रही है, ठीक है। तो वो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है, उस एक्सेलरेशन को बोलते हैं अपन ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन का जो फॉर्मूला होता है जीएम अपॉन आर स्क्वायर। इस जीएम अपॉन आर स्क्वायर में जो ये कैपिटल जी है, ये क्या होता है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ये जी जो है इसको बोलते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। एम जो होता है इसमें मास ऑफ अर्थ होता है, और आर होता है रेडियस ऑफ अर्थ, ठीक है। एम यहाँ पर क्या है, मास ऑफ अर्थ है, और आर है रेडियस ऑफ अर्थ। तो यहाँ से हमें क्या पता चला कि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, यानी कि जो स्मॉल जी है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन डज नॉट डिपेंड, ठीक है, डज नॉट डिपेंड ऑन मास ऑफ अ बॉडी, डज नॉट डिपेंड ऑन मास ऑफ अ बॉडी। तो जो भी बॉडी फॉल हो रही है उसके मास पर जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है वो डिपेंड नहीं करती। तो चाहे आपके हेवियर बॉडी हो, चाहे लाइटर बॉडी हो, चाहे लाइट ऑब्जेक्ट हो, चाहे हेवी ऑब्जेक्ट हो, दोनों में जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से, वो क्या होगा, सेम होगा, ठीक है। दोनों में जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा वो सेम होगा। इस वजह से जो दोनों बॉडीज है, ठीक है, जो यहाँ पर देखो आपको एक्सप्लेनेशन भी दे रखा है, ऑल ऑब्जेक्ट्स फॉल ऑन ग्राउंड विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन। क्या लिखा हुआ है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन। क्यों कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, बिकॉज द ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड इन अ बॉडी डज नॉट डिपेंड ऑन इट्स मास, उसके मास पे डिपेंड नहीं करती है। तो दोनों जो बॉडी होंगी, चाहे वो हेवी बॉडी हो चाहे लाइट बॉडी हो, दोनों में जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा वो क्या होगा, सेम होगा, ठीक है। तो इस तरह से आपको इस क्वेश्चन का आंसर करना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया है, व्हाट इज द
What is the magnitude of the gravitational force between the earth and a 1 किलोग्राम ऑब्जेक्ट ऑन इट्स सरफेस? ठीक है, तो आपको जो ऑब्जेक्ट दिया हुआ है उसका मास कितना है? 1 किलोग्राम है। ऑब्जेक्ट जो दिया हुआ है उसका मास क्या है? 1 किलोग्राम है। तो देखो, अर्थ जो फोर्स लगाती है जो अर्थ फोर्स लगाएगी इस बॉडी के ऊपर, ये एम मास का जो ऑब्जेक्ट है, इस पे जो अर्थ फोर्स लगाएगी वो क्या होगा? इसका वेट। ठीक है, वो क्या होगा? वेट। तो वेट ऑफ अ बॉडी क्या होता है? वेट ऑफ अ बॉडी, ठीक है, वेट ऑफ अ बॉडी इज इक्वल टू ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाइड बाय अ बॉडी, ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाइड बाय अ अर्थ, है ना, बाय अ अर्थ ऑन अ बॉडी और ऑब्जेक्ट। ठीक है, ऑन अ ऑब्जेक्ट दे रखा है तो ऑब्जेक्ट लिख देते हैं। ठीक है, अब वेट का फॉर्मूला क्या होता है? वेट का फॉर्मूला होता है W इज इक्वल टू एम जी। वेट का फॉर्मूला क्या होता है? W इज इक्वल टू एम जी होता है। तो मास कितना दिया है ऑब्जेक्ट का? 1 दिया हुआ है, और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कितना होता है? 9.8 होता है। तो यहाँ से आपका आंसर कितना आ जाएगा? 9.8 न्यूटन। समझ में आया? तो आपका जो आंसर बनेगा इस क्वेश्चन का कितना आ जाएगा? 9.8 न्यूटन। ठीक है, इस तरह से सॉल्व करना है आपको। W इज इक्वल टू एम जी लगा देना, जो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है ऑब्जेक्ट पे बाय द अर्थ, ठीक है, वो क्या होता है? एक्चुअली उस वेट ऑफ अ बॉडी के बराबर होता है, उस बॉडी के वेट के इक्वल होता है। वेट का फॉर्मूला होता है W इक्वल टू एम जी। तो एम जो है इसमें 1 दे रखा है, जी 9.8 होता है। तो योर आंसर इज इक्वल टू 9.8 न्यूटन। आंसर कितना आ जाएगा यहाँ से? 9.8 न्यूटन आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। द अर्थ एंड द मून आर अट्रैक्टेड टू ईच अदर बाय अ ग्रेविटेशनल फोर्स। डज द अर्थ अट्रैक्ट द मून विद अ फोर्स दैट इज ग्रेटर और स्मॉलर or the same as the force with which the moon attracts the earth and why? ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं यहाँ पर अर्थ और मून की। जैसे हम ये लेते हैं, लेट्स से दिस इज द अर्थ, ये अर्थ कंसीडर कर लेते हैं हम, ये अर्थ है, ठीक है, और ये अर्थ का सेंटर ले लेते हैं। अर्थ के सेंटर को ई से बता दिया मैंने, और यहाँ पर ले लेते हैं हम मून, ये मून ले लिया हमने, ठीक है, और मून का जो सेंटर है वो हमने बता दिया एम से, है ना। इनके सेंटर्स को कनेक्ट कर लेते हैं इस तरह से, ये कनेक्ट कर लिया, ये कनेक्ट करा, ठीक है। तो अब होगा क्या? जो अर्थ है, अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स लगाएगी किसमें? मून पे। और ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है वो अट्रैक्टिव नेचर का होता है। किसका होता है? अट्रैक्टिव नेचर का होता है। तो अर्थ जो करेगी वो मून को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी कुछ इस तरीके से, ठीक है, और इस फोर्स को मैं कर देता हूँ F1। इसी तरह से मून जो है वो भी अर्थ को अट्रैक्ट करेगा, अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा इस तरह से, और ये फोर्स अपन कर देंगे F2। क्या कर दिया आपने? F2। तो यहाँ पर देखो F1 क्या है? F1 इज व्हाट? F1 इज इक्वल टू अट्रैक्टिव 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 फोर्स, अट्रैक्टिव फोर्स अप्लाइड अट्रैक्टिव फोर्स अप्लाइड बाय अर्थ ऑन मून, ठीक है, बाय अर्थ ऑन मून, है ना। तो अगर इसका मास ऑफ अर्थ अपन ले ले एम ई, मास ऑफ अर्थ अपन ले लेते हैं एम ई, और मास ऑफ मून ले लेते हैं एम एम, ठीक है। और यहाँ पर जो इनके अर्थ से लेके मून के सेंटर से सेंटर की जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस हम ले लेते हैं आर। कितनी ले लेते हैं? आर ले लेते हैं। तो मुझे बताओ, अगर F1 निकाला जाए तो F1 का फॉर्मूला क्या होता है? जी M1 M2 अपॉन आर स्क्वायर, यानी जी मास ऑफ अर्थ, है ना, जी मास ऑफ अर्थ, यहाँ पर आ जाएगा मास ऑफ मून एंड डिवाइड बाय डिस्टेंस के स्क्वायर, मतलब आर स्क्वायर। तो ये एक इक्वेशन अपने पास आ जाएगी, है ना। तो फर्स्ट इक्वेशन आ गई। इसी तरह से जो F2 है, व्हाट इज F2? F2 इज द अट्रैक्टिव फोर्स, अट्रैक्टिव फोर्स अट्रैक्टिव फोर्स अप्लाइड अट्रैक्टिव फोर्स अप्लाइड बाय मून ऑन अर्थ, ठीक है, बाय मून ऑन अर्थ, यानी मून भी अट्रैक्ट करेगी अर्थ को। और यहाँ पर भी अगर आप F2 फाइंड आउट करो तो F2 क्या आ जाएगा? जी, फिर यहाँ क्या आ जाएगा? मास ऑफ अर्थ, ये क्या आ जाएगा? मास ऑफ मून एंड डिवाइड बाय आर स्क्वायर। तो अब आप फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन देखो। फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन में आपको दिख रहा है जो F1 की वैल्यू है वो F2 के बराबर है। F1 और F2 बराबर आ रहा है, दोनों का फॉर्मूला क्या आ रहा है? जी मास ऑफ अर्थ मास ऑफ मून डिवाइड बाय आर स्क्वायर।
आ रहा है नहीं आ रहा, पर जो डायरेक्शन है वो अपोजिट है। यानी F1 जो है, F1 की जो डायरेक्शन है वो अपोजिट है, -F2 कर देता हूं मैं, है क्या नहीं। आप देखो F1 की जो डायरेक्शन है वो कैसी लग रही है, ये लेफ्ट साइड लग रही है। F1 दिख रहा है आपको यहाँ बना हुआ, तो ये F1 जो फोर्स लग रहा है वो तो राइट साइड इस तरफ लग रहा है, राइट साइड लेफ्ट साइड लग रहा है, लेफ्ट में है डायरेक्शन। और F2 जो फोर्स लग रहा है वो राइट साइड, यानी F2 कौन सा फोर्स है, जो कि मून लगा रहा है अर्थ पर, और F1 वो फोर्स है जो अर्थ लगा रहा है मून पर। तो दोनों का अगर मैग्नीट्यूड निकाले, फॉर्मूला तो सेम ही आ रहा है, देखो G_M_E_M डिवाइड बाय आर स्क्वायर, देख लो 1 और 2 इक्वेशन, ठीक है। तो फॉर्मूला तो सेम ही आ रहा है, पर जो डायरेक्शन है वो अपोजिट है। तो आपसे क्वेश्चन ये कहा था कि भाई द अर्थ एंड द मून आर अट्रैक्टेड टू ईच अदर बाय ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। डज द अर्थ अट्रैक्ट द मून विद अ फोर्स दैट इज ग्रेटर और स्मॉलर और द सेम? तो क्या दिख रहा है आपको, सेम आ रहा है, ठीक है। क्या आ रहा है, सेम। तो देखो F1 और F2 बराबर है, तो फोर्स तो क्या होगा, सेम होगा, ठीक है। एंड विद विच द मून अट्रैक्ट्स द अर्थ, तो क्या होगा, वो सेम होगा, बट डायरेक्शन क्या होगी, अपोजिट होगी। तो आप आंसर क्या करोगे, अकॉर्डिंग टू द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन टू ऑब्जेक्ट्स अट्रैक्ट ईच अदर विद द इक्वल फोर्स। तो देखो इक्वल फोर्स आ रहा है, ठीक है, बट इन अपोजिट डायरेक्शन, ये अपोजिट डायरेक्शन आ रही है। देखो ये जो F2 एक्ट कर रहा है वो कैसे एक्ट कर रहा है, राइट साइड एक्ट कर रहा है, और F1 कैसे एक्ट कर रहा है, लेफ्ट साइड एक्ट कर रहा है, ठीक है। कर दोगे इस आंसर, द अर्थ अट्रैक्ट्स द मून विद एन इक्वल फोर्स विद विच द मून अट्रैक्ट्स द अर्थ। तो ये इसका आंसर आ जाएगा, और एक्सप्लेनेशन है इस तरह से, ठीक है। फिफ्थ क्वेश्चन है, इफ द मून अट्रैक्ट्स द अर्थ, व्हाई डज द अर्थ नॉट मूव टुवर्ड्स द मून? ये कह रहे हैं कि इफ द मून अट्रैक्ट्स द अर्थ, अगर मून जो है वो अर्थ को अट्रैक्ट करता है, तो व्हाई डज द अर्थ नॉट मूव टुवर्ड्स द मून, ठीक है। तो अर्थ जो है वो मून की तरफ क्यों नहीं चली जाती? तो इसका आंसर क्या होगा, देखो जब भी फोर्स अप्लाई होता है तो फोर्स की वजह से जो भी बॉडी होती है उसके अंदर क्या प्रोड्यूस होता है, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है। तो फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन, ठीक है। फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। अभी आपने पीछे देखा था कि जो फोर्स है वो तो सेम है, तो अगर मान लो फोर्स सेम होता है, फोर्स क्या है, सेम है, फोर्स अगर सेम है तो एक्सेलरेशन जो होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है मास के। एक्सेलरेशन जो होती है किसके प्रोपोर्शनल होती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है मास के। अगर मास लार्जर होगा, अगर मास ज्यादा होगा तो एक्सेलरेशन क्या होगी, कम होगी, ठीक है। अब देखो एक्सप्लेनेशन क्या है, द अर्थ एंड द मून एक्सपीरियंसेस इक्वल ग्रेविटेशनल फोर्स फ्रॉम ईच अदर। ये तो हमने बता ही दिया, इक्वल ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है, देखो F1 इज इक्वल टू F2 है, तो इक्वल ग्रेविटेशनल फोर्स फ्रॉम ईच अदर, हाउएवर द मास ऑफ द अर्थ इज मच लार्जर देन द मास ऑफ द मून। तो यहाँ देखो मास ऑफ द अर्थ जो होता है, मास ऑफ द अर्थ जो होता है वो मच मच लार्जर होता है एज कंपेयर टू मास ऑफ मून के, ठीक है। इस वजह से जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी, ठीक है, अगर मास ज्यादा है तो एक्सेलरेशन क्या होगी, कम होगी। तो जो अर्थ अर्थ है उसकी एक्सेलरेशन कम होगी एज कंपेयर टू मून, ये रिलेशन मैंने आपको बताया, ठीक है। तो देखो मच लार्जर देन द मास ऑफ द मून, हेंस इट एक्सेलरेट्स एट द रेट lesser than the acceleration rate of the moon towards the earth. For this reason the अर्थ डज नॉट मूव टूवर्ड्स द मून, और इस वजह से जो अर्थ है इट डज नॉट मूव टूवर्ड्स द मून। समझ में आ गया। तो फोर्स अगर सेम है तो एक्सेलरेशन जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है मास के। अगर मास ज्यादा है, इफ द मास इज लार्जर देन एक्सेलरेशन इज लेस। इस केस में क्या है, मास ऑफ द अर्थ इज मच मच लार्जर देन द मास ऑफ द मून, इसलिए जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी अर्थ में वो बहुत बहुत ज्यादा बहुत बहुत कम होगी। एक्सेलरेशन प्रोड्यूस इन द अर्थ इज much lesser as compared to the acceleration produced in the moon, so that the earth does not move towards the moon। इस तरह से आपका ये आंसर बन जाएगा, ठीक है, फिफ्थ का। सिक्स्थ क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट डज हैपन टू द फोर्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स इफ, अब दो ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, व्हाट हैपेंस टू द फोर्स बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट्स। तो फोर्स के लिए आपको बताना है। तो फर्स्ट केस अगर हम यहाँ पर सॉल्व करें तो आपको ध्यान रखना है कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्रोडक्ट ऑफ मासेस के। तो प्रोडक्ट ऑफ मासेस यानी F प्रोपोर्शनल टू M1 M2 हो गया, ठीक है, और उनके बीच की डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। और तीसरी बात यह है कि F प्रोपोर्शनल टू आप क्या लिख सकते हो, M1 M2 अपॉन M1 M2 डिवाइड बाय आर स्क्वायर। अब इसमें आपको क्या करना है कि जो भी केसेस है, मान लो ओनली मास चेंज होता है, ठीक है, अगर ओनली मास चेंज होता है तो फर्स्ट इक्वेशन लगा देना, ओनली उनके बीच की डिस्टेंस चेंज होती है तो सेकंड इक्वेशन लगा देना, अगर मास और डिस्टेंस दोनों ही चेंज होता है तो कौन सी इक्वेशन लगा दोगे आप, थर्ड इक्वेशन लगा देना, ठीक है। तो जैसे अपन फर्स्ट केस देखते हैं, फर्स्ट में क्या रहा है, द मास ऑफ वन ऑब्जेक्ट इज डबल। तो किसी एक ऑब्जेक्ट के मास को आपको डबल करना है, ठीक है।
तो मास की बात हो रही है, डिस्टेंस की तो बात हो ही नहीं रही। तो हम इसको लिख दें F2 डिवाइड बाय F1। ठीक है, F2 डिवाइड बाय F1 आ जाएगा। ये समझ में आ रहा है ना सॉल्यूशन जो मैं कर रहा हूँ? अगर कोई दिक्कत हो तो बता देना। F2 डिवाइड बाय F1। देखो किसी एक के मास को डबल करना है, तो मान लो इस M1 वाले मास को डबल कर देता हूँ। M1 को क्या कर देता हूँ मैं, ट्वाइस ऑफ M1 कर देता हूँ, और इसको अपन लिख देते हैं M2। ठीक है, और डिवाइड बाय हम कर देते हैं यहाँ पर M1 M2। समझ में आ रहा है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था इसलिए, है ना? इस स्टार्टिंग में जो मास है कितने M1 M2 है, दूसरी बार जब फोर्स F2 हो गया तो मास क्या करा हमने, एक जो ऑब्जेक्ट है उसका मास डबल कर दिया, तो ट्वाइस ऑफ M1 कर दिया। तो इस M1 से M1 कैंसिल हो जाएगा, M2 से M2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो F2 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, F2 इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ F1। ठीक है, तो किसी एक ऑब्जेक्ट का अगर मास जो है आप डबल कर देते हो तो फोर्स क्या हो जाता है, डबल हो जाएगा। फोर्स क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। इस तरह से आपका आंसर बनेगा। इसका सेकंड पार्ट देखते हैं, सेकंड पार्ट क्या कह रहा है। तो फर्स्ट का आंसर तो आ गया, डबल हो जाएगा। सेकंड पार्ट क्या है, द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट इज डबल एंड ट्रिपल। ठीक है, डबल और ट्रिपल, तो इसमें भी दो केसेस दे दिए। मान लो डिस्टेंस को अपन डबल कर देते हैं, डिस्टेंस को क्या करते हैं, डबल। अब मास को तो वो चेंज कर ही नहीं रहा, तो हम सेकंड वाली इक्वेशन लगाएंगे। तो अगर डिस्टेंस को अपन डबल कर दे, मान लो स्टार्टिंग में जो डिस्टेंस थी आपकी वो कितनी थी, R1 थी, बाद में उसको डबल कर दिया तो मतलब R2 इजिकल टू कितना कर दिया आपने, ट्वाइस ऑफ R1 कर दिया। समझ में आ रहा है? तो इसमें हम कर दें F2 डिवाइड बाय F1। तो F2 डिवाइड बाय F1 क्या हो जाएगा, यहाँ पर R1 डिवाइड बाय R2 का, R1 डिवाइड बाय R2 का कर देंगे, यहाँ पर स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, अब आप आगे देखो, ये R1 रख दिया, R2 की वैल्यू कितनी है, ट्वाइस ऑफ R1, तो इसको ट्वाइस ऑफ R1 कर दो। यहाँ पर स्क्वायर आ जाएगा, इस R1 से R1 कैंसिल कर देना, तो आपका इसको स्क्वायर करोगे तो 1/4 आ जाएगा। ठीक है, तो F2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपके पास, F1/4। समझ में आया? आंसर जो बनेगा आपका F2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, F1/4 हो जाएगा। तो ये आंसर तो जब जब आप क्या कर दो, डबल कर दिया हमने, क्या करा, डबल। सेकंड पार्ट ये करे अगर ट्रिपल कर दें, तो ट्रिपल कर दे तो मान लो पहले रेडियस, पहले जो डिस्टेंस थी वो R1 थी, बाद में डिस्टेंस कितनी हो गई, R2 इज इक्वल टू थ्राइस ऑफ R1। क्या कर दिया, थ्राइस ऑफ R1। तो वापस से वही फॉर्मूला लगा दो, F2 डिवाइड बाय F1। ठीक है, और क्या करोगे, R1 डिवाइड बाय R2। तो ये R1 और R2 की वैल्यू रख दो थ्राइस ऑफ R1, और इसका कर दो स्क्वायर। इस R1 से R1 को कैंसिल कर दो तो कितना जाएगा, 1/9। ठीक है, तो F2 इज इक्वल टू आपके पास यहाँ से कितना जाएगा, F1 डिवाइड बाय 9। आया समझ में? तो अगर आप जो उनके बीच की डिस्टेंस है, उनके बीच की डिस्टेंस को अगर आप डबल कर देते हो, तो डबल करोगे तो कितना हो जाएगा, फोर्स 1/4 हो जाएगा, 1/4 हो गया। ठीक है, और अगर उनके बीच की जो डिस्टेंस है उनको ट्रिपल कर दो, तो ट्रिपल कर दोगे तो फोर्स कितना हो जाएगा, 1/9 टाइम्स हो जाएगा। ठीक है, अब इसका लास्ट पार्ट ले लेते हैं, थर्ड पार्ट इस क्वेश्चन का। थर्ड पार्ट क्या है देखो, थर्ड पार्ट क्या कह रहे हैं, सेकंड भी हो गया, थर्ड पार्ट बात करते हैं। द मासेस ऑफ द ऑब्जेक्ट्स आर डबल। अब मासेस को डबल कर रहे हैं, तो देखो क्या करते हैं, वही F2 डिवाइड बाय F1 कर दो। ठीक है, अब जब फोर्स F1 है तो मासेस अपन ने ले लिया M1 M2। जब फोर्स F1 है तो मासेस के ले लिए M1 M2 ले लिए। अब इनको डबल करना है, यानी M1 को कर दूं मैं ट्वाइस ऑफ M1 और M2 को कर दूं ट्वाइस ऑफ M2। समझ में आ रहा है? डबल कर दिया अपन ने, है ना? तो देखो सॉल्व करो, M1 से M1 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ M2 से M2 कैंसिल हो जाएगा, 2 2 जा कितना जाएगा, 4 आ जाएगा। तो F2 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 4 टाइम्स ऑफ F1। ठीक है, F2 इज इक्वल टू कितना बन जाएगा आपके, 4 टाइम्स ऑफ F1 हो जाएगा। आया समझ में? तो तीनों केस सॉल्व हो गए। द मास ऑफ वन ऑब्जेक्ट इज डबल्ड। एक मास ऑफ वन ऑब्जेक्ट इज डबल, तो आंसर क्या आ जाएगा, 2F1। फिर अगर डिस्टेंस को डबल कर दें तो आ जाएगा 1/4 ऑफ F1। ट्रिपल कर दें 1/9 ऑफ F1। और अगर मासेस को डबल कर दिया जाए तो कितना आ जाएगा, 4 टाइम्स ऑफ F1, है ना? इस तरह से आपको सॉल्यूशन करना है। आया समझ में? ठीक है, इस तरह से सॉल्यूशन करना है इस क्वेश्चन का। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की इंपॉर्टेंस क्या है? तो देखो, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन हमें क्या बताता है कि द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन प्रूव्स दैट एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट्स एवरी अदर ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, तो आप इस तरह से आंसर कर सकते हो कि व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो अकॉर्डिंग टू यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन इन द यूनिवर्स, एवरी ऑब्जेक्ट अट्रैक्ट्स द अदर ऑब्जेक्ट, एवरी अदर ऑब्जेक्ट। ठीक है, सो दिस इज द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ फ्री फॉल। एक्सेलरेशन ऑफ फ्री फॉल क्या था, जैसे आप कोई ऑब्जेक्ट लो, ये हमने ऑब्जेक्ट लिया,
ठीक है, और इस ऑब्जेक्ट को अपन ड्रॉप कर देते हैं। ड्रॉप मतलब हम कोई फोर्स नहीं लगा रहे उसमें, हम क्या कर रहे हैं, कोई फोर्स नहीं लगा रहे। तो किसी ऑब्जेक्ट को जब आप ड्रॉप करोगे तो वो कैसे ड्रॉप होगा, डाउनवर्ड्स ड्रॉप होगा, इस तरह से नीचे आएगा वो। तो जब डाउनवर्ड वो ड्रॉप हो रहा है, डाउनवर्ड नीचे आ रहा है, तो डाउनवर्ड किसकी वजह से आ रहा है, वो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। उस पर अर्थ जो है वो क्या लगा रही है, अट्रैक्शन का फोर्स लगा रही है, जिसको अपन बोल रहे हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। तो अर्थ क्या कर रही है, इस पे ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रही है, और ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से बॉडी जो है वो नीचे आ रही है। तो देखो न्यूटन सेकंड लॉ से फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन होता है। न्यूटन सेकंड लॉ से फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन होता है। तो इस बॉडी के अंदर जो फोर्स है वो कौन सा लग रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है। इस बॉडी पे जो फोर्स लग रहा है वो कौन सा लग रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, जो कि अर्थ लगा रही है इस पे। तो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से जो एक्सेलरेशन आएगी उसको बोलते हैं ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। ठीक है, द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस इन अ बॉडी और अ ऑब्जेक्ट ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स। बॉडी के अंदर जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रही है, अगर वो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से प्रोड्यूस हो रही है, तो दैट एक्सेलरेशन इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जो होता है उसकी वैल्यू होती है 9.8 मीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर। ये वाले नोट्स में आज ही आपको दे दूंगा, और बिल्कुल इसको अच्छे से लर्न कर लेना, क्वेश्चन सारे। बाकी नोट्स क्लास नोट्स तो हैं ही आपके पास, ठीक है। तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन क्या होता है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन इज द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस इन अ बॉडी ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से बॉडी के अंदर जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होती है उसको ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कहते हैं। और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की जो वैल्यू है अर्थ सरफेस पे कितनी है, 9, अर्थ सरफेस और नियर टू द अर्थ सरफेस 9.8 मीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, बाकी आप ये रीड कर लेने यहाँ से, व्हेन ऑब्जेक्ट फॉल टुवर्ड्स द अर्थ under the effect of gravitational force alone, then they are said to be in free fall. Acceleration of free fall is 9.8 meter upon second square, which is constant for all objects irrespective of their masses. ठीक है, ये बात हुई क्वेश्चन नंबर 8 की। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। व्हाट डू वी कॉल द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द अर्थ एंड एन ऑब्जेक्ट। तो देखो अर्थ, मान लो ये अर्थ है, आपने ये अर्थ बनाई, और अर्थ सरफेस से कुछ दूर पे आपने एक ऑब्जेक्ट ले लिया, ये ऑब्जेक्ट ले लिया। अब जो अर्थ है, अर्थ इस पे ग्रेविटेशनल फोर्स लगाएगी, ग्रेविटेशनल फोर्स लगाएगी, तो ये अर्थ की तरफ आएगा, फॉल होगा, अट्रैक्ट होगा अर्थ की तरफ। तो अर्थ जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगाती है किसी भी ऑब्जेक्ट पे, मान लो इस ऑब्जेक्ट का मास है m, तो वो क्या रिप्रेजेंट करता है, उस बॉडी के वेट को, और वेट का फॉर्मूला क्या होता है, W इज इक्वल टू mg। ठीक है, सो ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द अर्थ एंड द ऑब्जेक्ट इज नोन एज द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट। उस ऑब्जेक्ट का क्या कहलाता है, वो वेट कहलाता है, और वेट क्या हो जाएगा, W इक्वल टू mg। ठीक है, किसी क्वेश्चन में दिक्कत हो तो आप बताना उसको। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 करें, अमित बाइज few grams of gold at the poles as per the instruction of one of his friends. He hands over the same when he meet him at the equator. Will the friend agree with the weight of gold bought? इफ नॉट वाई। ठीक है, तो देखो जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होता है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है जीएम अपॉन आर स्क्वायर। क्या होता है, जीएम अपॉन आर स्क्वायर। यहाँ पर एम जो है वो मास ऑफ अर्थ है, और आर जो है वो रेडियस ऑफ अर्थ है। तो आप देखें कि जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाता है रेडियस के स्क्वायर के। ठीक है, तो जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है वो क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, किससे, रेडियस के स्क्वायर के। तो देखो अर्थ जो है वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, पर अर्थ कैसी शेप है, अर्थ की इलेप्टिकल शेप है, कुछ इस तरीके की। तो अर्थ की जो शेप है वो कैसी है, इलेप्टिकल शेप है। तो इलेप्टिकल शेप है, तो आप देखो इसकी रेडियस देखें, अगर हम इक्वेटर और पोल्स पे, तो ये तो हमारा हो गया इक्वेटर, यहाँ पर क्या बना, इक्वेटर। ये तो इक्वेटर बोलते हैं इसको, और इसको बोलते हैं पोल। ये क्या है, पोल है। तो अगर इसको ओ ले ले हम, तो ये आ गई आपके पास रेडियस ऑफ इक्वेटर, ये आ गया आपके पास रेडियस ऑफ पोल। तो आप क्लियरली देख सकते हैं, बिकॉज रेडियस ऑफ इक्वेटर इज ग्रेटर देन रेडियस ऑफ पोल, रेडियस ऑफ इक्वेटर इज ग्रेटर देन रेडियस ऑफ पोल। तो अगर रेडियस ज्यादा है तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन क्या होगा, कम होगा। ठीक है, तो इक्वेटर की जो रेडियस है वो ज्यादा है एज कंपेयर टू पोल, तो इसलिए जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होगा इक्वेटर पर वो कम होगा, और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होगा जो पोल पे वो ज्यादा होगा। ठीक है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन एट इक्वेटर जो है वो कम होगा और पोल पे ज्यादा होगा। क्यों, क्योंकि जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है वो रेडियस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, रेडियस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो रेडियस जहां पे कम होगी वहां ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ज्यादा होगा।
तो रेडियस कहाँ पर कम है, पोल पे कम है, तो पोल पे कम है तो पोल पे ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ज्यादा होगा। अब हम दोनों साइड में क्या है, मास से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो मास से मल्टीप्लाई कर दो आप, इधर भी मास से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये क्या हो जाएगा, वेट ऑफ दैट ऑब्जेक्ट एट द इक्वेटर, ठीक है, एंड वेट ऑफ दैट ऑब्जेक्ट ऑन पोल। तो आप देखो कि इक्वेटर पर जो है, इक्वेटर पे वेट कम होगा और पोल कम होगा एज कंपेयर टू पोल, ठीक है। तो आप देखो इन्होंने क्वेश्चन क्या किया था यहाँ पर कि ही हैंड्स ओवर द सेम व्हेन ही मीट्स हिम एट इक्वेटर, इक्वेटर पे उसको मिलता है, तो ये पोल से कहां पर आ रहा है, इक्वेटर पर आ रहा है। तो पोल से इक्वेटर पर जब आएगा तो इक्वेटर पर जो वेट होगा वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्या क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है। तो यही आपसे क्या था, विल द फ्रेंड एग्री विद द वेट ऑफ द गोल्ड, इफ नॉट, नहीं वो एग्री नहीं होगा, क्यों नहीं एग्री होगा, क्योंकि इक्वेटर पर जो वेट वो मेजर होगा वो क्या होगा, कम होगा, ठीक है, द वेट विल बी लेसर एट द इक्वेटर, ठीक है। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन नंबर जो 10 है उसका आंसर करना है। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, व्हाई विल अ शीट ऑफ पेपर फॉल्स लोअर देन वन दैट इज क्रम्पल्ड इनटू अ बॉल, ठीक है। सो देखो, when a sheet of paper is crumbled into a ball then its density increases, ठीक है, hence resistance to its motion through the air decreases and it falls faster than the sheet of paper। कर लोगे इसका आंसर, यानी अगर कोई पेपर है उसको क्रम्बल कर दिया हमने, तो क्रम्बल कर दोगे तो क्रम्बल करने के केस में वो कह रहे हैं कि भाई फॉल फास्टर फॉल होगा एज कंपेयर टू अ प्लेन पेपर। तो अगर मैं प्लेन पेपर देखूं, देखो इस तरह से, ये प्लेन पेपर है, ठीक है, ये प्लेन पेपर अपन ने बनाया है इस तरह का, ये प्लेन पेपर हो गया, और इसी पेपर को अपन क्या करें, क्रम्बल्ड कर दें, इस तरह से क्रम्बल्ड कर दिया। तो क्रम्बल्ड कर दोगे तो इस केस में जो एयर रेजिस्टेंस है, एयर रेजिस्टेंस होगा इस केस में, एयर रेजिस्टेंस इस केस में क्या होगा, इसमें ज्यादा हो एयर रेजिस्टेंस होगा क्योंकि इसकी सरफेस ज्यादा है यहाँ पे, ठीक है। और जब क्रम्बल्ड पेपर है उस केस में एयर रेजिस्टेंस जो होगा, एयर रेजिस्टेंस जो होगा इस केस में, एयर रेजिस्टेंस क्या होगा, लोअर होगा, एयर रेजिस्टेंस इस केस में लोअर होगा। और यहाँ पर बात करें प्लेन जब पेपर लिया है हमने, तो इस केस में एयर रेजिस्टेंस क्या होगा, हायर होगा, ठीक है, हायर होगा। तो जैसे ये फॉल हो रही है तो फॉल कैसे हो रही है, डाउनवर्ड, डाउनवर्ड फॉल हो रही है ड्यू टू वेट, इनका जो वेट है उसकी वजह से फॉल हो रही है। और एयर रेजिस्टेंस जो लगेगा वो ऊपर की तरफ लगेगा, आर, एयर आर क्या है, एयर रेजिस्टेंस है, एयर रेजिस्टेंस किसे एक करके अपवर्ड। ऐसे यहाँ पर ये जो क्रम्बल्ड पेपर है इसका वेट है तो वेट की वजह से नीचे आएगा, पर एयर रेजिस्टेंस इस केस में कैसा लगेगा, ऊपर लगेगा, आर, ठीक है। तो डाउनवर्ड आने के लिए क्या होना चाहिए, नेट फोर्स डाउनवर्ड में ज्यादा होना चाहिए। इस केस में अगर नेट फोर्स निकालें अपन डाउनवर्ड तो क्या आ जाएगा, वो डब्ल्यू माइनस आर आ जाएगा। और यहाँ पर इसे इसको आर डैश कर लेता हूँ, तो यहाँ पर नेट फोर्स कितना आ जाएगा आपका, डब्ल्यू माइनस आर डैश आ जाएगा, ठीक है। अब देखो इस केस में रेजिस्टेंस ज्यादा है, क्योंकि आर जो है वो ज्यादा है आर डैश से, तो आर ज्यादा है आर डैश से, तो ये जो एफ एन और ये एफ एन डैश है, तो ये ज्यादा क्वांटिटी, देखो आर ज्यादा है ना, तो ये ज्यादा क्वांटिटी माइनस होगी, तो एफ नेट फोर्स आपका कम आ जाएगा और इसमें नेट फोर्स क्या होगा, ज्यादा होगा। समझ में आ रही नहीं आ रही बात, तो ये डाउनवर्ड फोर्स किस में ज्यादा है, क्रम्बल्ड में ज्यादा है, क्रम्बल्ड में डाउनवर्ड फोर्स ज्यादा है, तो इसलिए ये ज्यादा जल्दी नीचे जाएगा, फास्टर फॉल होगा। और ये वाला क्या होगा, ये फर्स्ट वाले केस में, फर्स्ट वाले केस में देखो जो डाउनवर्ड, ये क्या है, एफ एन क्या है, एफ एन यहाँ पर है नेट, नेट डाउनवर्ड फोर्स, नेट डाउनवर्ड फोर्स, ठीक है। नेट डाउनवर्ड फोर्स इस प्लेन पेपर के लिए एफ एन है, और नेट डाउनवर्ड फोर्स इसके लिए, ये जो क्रम्बल्ड पेपर है उसके लिए क्या है, एफ एन डैश है। समझ में आ रहा है, तो किस केस में देखो डाउनवर्ड फोर्स ज्यादा है, दोनों में से एफ एन और एफ एन डैश को देख लो, किस केस में डाउनवर्ड फोर्स ज्यादा है, क्रम्बल्ड पेपर के केस में डाउनवर्ड फोर्स ज्यादा है, तो ये क्रम्बल्ड पेपर ज्यादा जल्दी फास्ट फॉल होगा और ये उससे कम थोड़ा स्लोली फॉल होगा, ठीक है। Hence the resistance to motion through the air decreases and it falls faster than the sheet of paper, ठीक है। तो आप इस तरह से एक्सप्लेनेशन दे सकते हो इसका, मैं वीडियो आपको अवेलेबल करा दूंगा, तो थोड़ा ढंग से लेक्चर आप सुन लेना, ठीक है, और उस हिसाब से अपना आंसर कर देना। सर हाँ बोलो। सर नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 12, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन द सरफेस ऑफ द मून इज ओनली 1/6 एज स्ट्रॉन्ग एज ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन द अर्थ। तो ये कह रहे हैं कि ग्रेविटेशनल फोर्स जो मून पर है, ग्रेविटेशनल फोर्स की बात कर रहे हैं, तो ग्रेविटेशनल फोर्स जो लगता है किसी ऑब्जेक्ट पर, वो क्या रिप्रेजेंट करता है, उसके वेट को रिप्रेजेंट करता है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि जो मून पर जो वेट होगा किसी ऑब्जेक्ट का,
वो क्या होगा 1/6 टाइम होगा वेट, उसका जो वेट है अर्थ पर उसके। समझ में आ गया, बात समझ में आ गई। कोई भी ऑब्जेक्ट है उसका जो वेट मून पर है वो क्या होता है 1/6 टाइम होता है उसी ऑब्जेक्ट का वेट कहां पर हो, अर्थ पर। ठीक है, ये कह रहे हैं व्हाट इज द वेट इन न्यूटन ऑफ अ 10 किलोग्राम ऑब्जेक्ट ऑन द मून। तो 10 किलोग्राम ऑब्जेक्ट है, ठीक है, 10 किलोग्राम ऑब्जेक्ट ऑन द मून। तो देखो ये 1/6 कर देता हूं मैं। अर्थ पर उसका, अर्थ पर क्या लिखोगे, एम और जी ऑफ अर्थ कर दोगे। ठीक है, एम और जी ऑफ अर्थ कर देना, तो ये 1/6 हो गया यहाँ पर। एम मास कितना दिया हुआ है आपको, उसका 10 दिया हुआ है। जी में चलो यहाँ पर 10 ले लेता हूँ अभी। ठीक है, मास कितना दिया हुआ है, उसका 10 दिया हुआ है। जी मैंने, आप जानते हो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ऑन द अर्थ कितने लेते हैं, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ऑन द अर्थ आप लेते हैं 9.8 मीटर अपॉन सेकेंड 9.8. स्क्वायर, या फिर अपन ले लेते हैं अप्रोक्सीमेटली कितना, 10 ले लेते हैं। ठीक है, 10 मीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर, तो अभी हमने यहाँ पर 10 ले लिया। तो क्या करो आप, इसको कैंसिल कर लो। ठीक है, ये कह रहे हैं व्हाट इज द वेट इन न्यूटन्स ऑफ अ 10 किलोग्राम ऑब्जेक्ट ऑन द मून। मून पर कितना होगा, तो 10 किलोग्राम का ऑब्जेक्ट, तो पहले वेट निकाल लो उसका। ठीक है, तो अभी इसको सॉल्व कर लो, तो ये कितना हो जाएगा 100 डिवाइड बाय 6 हो जाएगा। 100 डिवाइड बाय 6 देख लो कितना आ रहा है, 2 3 जा 6 कर लो, 2 5 जा 10 कर लो, 50 आ जाएगा, तो 50/3 आ जाएगा। और 50/3 सॉल्व कर लो कितना आ जाएगा, 50 डिवाइड बाय 3 कर लो आप। ठीक है, 16.6 आ जाएगा। ठीक है, सो 16.6 न्यूटन। आया समझ में या नहीं आया, बोलो। ठीक है, Yes, कुछ sir. पूछना है? तो इसका आंसर आपके पास क्या No, बनेगा, sir. क्वेश्चन नंबर 12 का 16.6 न्यूटन। तो आप ये वाले जो क्वेश्चंस में करा रहा हूँ उन्हें अच्छे से लर्न कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, न्यूमेरिकल आ गए ना इसमें। अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विद अ वेलोसिटी ऑफ 49 मीटर पर सेकेंड। तो कोई बॉल है इस तरह से, उसको अपवर्ड थ्रो कर रहे हैं। तो देखो आप बॉल को क्या कर रहे हैं अपन, अपवर्ड थ्रो कर रहे हैं, इस तरह से अपवर्ड थ्रो करा। तो अपवर्ड जब उसको थ्रो कराए तो उसकी जो कितनी वेलोसिटी से थ्रो कराया उसको, तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी आ गई 49 मीटर अपॉन सेकेंड। कितना है, 49 मीटर पर सेकेंड है। मान लो ये वाला पॉइंट आपने ए ले लिया और उसका जो मैक्सिमम हाइट का पॉइंट था वो बी ले लिया। जब उसकी, ये कह रहे हैं द मैक्सिमम हाइट टू विच इट राइजेस, मैक्सिमम हाइट निकालना है, तो अभी फाइंड आउट कर लेंगे। बताओ, जब ये अपनी मैक्सिमम हाइट पे पहुंचेगा तो इसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, नहीं हो जाएगी, बोलो जल्दी। जब ये अपनी मैक्सिमम हाइट अचीव कर लेगा तो मैक्सिमम हाइट पर फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। ठीक है, और दूसरी बात, इसकी एक्सेलरेशन क्या लेंगे, प्लस जी लेंगे कि माइनस जी लेंगे, एक्सेलरेशन क्या लोगे इसमें आप, माइनस जी लोगे। माइनस जी मतलब 10 ले लेते हैं तो, Yes, sir. या माइनस 9.8 ले लेते हैं, 9.8 मीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर। अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फोर्स जा रहे हो ना, ग्रेविटेशनल फोर्स कैसा लग रहा है, डाउनवर्ड। तो अगर बॉडी जो है वो अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फोर्स मोशन करती है तो एक्सेलरेशन जो होती है वो माइनस में ली जाती है उसकी। तो ये कितना आ जाएगा आपका, -9.8 मीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर। तो इसका जो फर्स्ट वाला पार्ट है उसमें आपसे कह रहे हैं हाइट बतानी है आपको। तो देखो आपके पास फाइनल वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी है और एक्सेलरेशन है। तो अपन थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगा देते हैं, वी स्क्वायर इजिकल टू क्या आता है, यू स्क्वायर प्लस 2as होता है। ठीक है, फाइनल वेलोसिटी कितनी हो गई, जीरो हो गई। इनिशियल वेलोसिटी देखो आप कितनी है, 49 है, तो 49 का स्क्वायर कर देते हैं प्लस 2। एक्सेलरेशन क्या होगा, -9.8, तो -9.8 आ जाएगी। और हाइट कितनी है, h। ठीक है, इसको सॉल्व करें अपन तो h इजिकल टू कितना आ जाएगा, 49 इंटू 49। ठीक है, 49 के स्क्वायर है ना, डिवाइड बाय कितना आ जाएगा, 2 इंटू 9.8। ठीक है, 2 इंटू क्या आ जाएगा, 9.8 आ जाएगा। इसको अपन 10 कर लेते हैं यहाँ पे। 49 इंटू 2 कितना होता है, 49 इंटू 2 कर दो, 98 होता है। तो ये 2 टाइम्स कैंसिल हो रहा है, 2 टाइम्स ये कैंसिल हो गया आपका। फिर 2 से इसको कैंसिल कर दो, 2 5 जा 10 हो जाएगा। ठीक है, तो आपके पास कितना बचा, 49 इंटू 5 डिवाइड बाय 2। ठीक है, और 49 इंटू 5 कर लो कितना आ रहा है, 245। और 245 में 2 का डिवाइड कर दो, तो 2 1 जा 2 कर दो, 4 आ जाएगा, 2 2 जा 4 कर दो, ये भी कैंसिल आ जाएगा, 5 आ जाएगा, 2 2 जा 4 कर दो। ठीक है, 1 और डेसिमल 2, 122.5। तो हाइट कितनी आ जाएगी आपके पास, 122.5 मीटर। आया समझ में, नहीं आया? ठीक है, क्लियर है, इस तरह से कैलकुलेशन आपको करनी पड़ेगी। तो यहाँ से आपके पास जो आंसर आया, हाइट आ गई 122.5। इसके बाद इसका सेकंड पार्ट निकालते हैं अपन, सेकंड पार्ट क्या है।
सेकंड कह रहे हैं द टोटल टाइम इट टेक्स टू रिटर्न टू द सरफेस। तो देखो ये यहाँ से ऊपर तक जाएगी और ऊपर से वापस आएगी, तो टोटल टाइम कितना होगा, T2T हो जाएगा। ठीक है, तो हम क्या लेते हैं, मोशन ले लेते हैं A to B। हम ये लेते हैं कि टेक मोशन A to B, ए से बी का मोशन अपन ले लेते हैं। और ए से बी के मोशन में फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन लगा दो, v इज इक्वल टू क्या आता है, u प्लस at होता है। ठीक है, तो फाइनल वेलोसिटी, तो यहाँ से देखो फाइनल वेलोसिटी कितनी है, 0। इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, 49। एक्सेलरेशन कितना है, माइनस के 9.8। और टाइम कितना आ जाएगा, t आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से अगर मैं t निकालूंगा तो t कितना आ जाएगा, 49 डिवाइड बाय 9.8 आ जाएगा। इसको हटा दो डेसिमल को, ये 10 आ जाएगा। 49 से 2 टाइम कैंसिल हो जाएगा, 2 5 जा 10, तो ये आ गया 5 सेकंड। तो 5 सेकंड तो वो टाइम आया जब वो ए से बी जाएगा। तो ए से बी जाएगा और बी से वापस ए आएगा, तो टोटल टाइम कितना आ जाएगा, तो टोटल टाइम कितना हो जाएगा इसका, टोटल टाइम आ जाएगा, ऊपर जाना, ऊपर जाने का 5 सेकंड प्लस 5 वापस नीचे आने का, तो टोटल टाइम कितना हो जाएगा, 10 सेकंड। इस तरह से इसका आंसर आएगा। आया समझ में, नहीं आया? ठीक है, ऊपर जाना और ऊपर जाके वापस मैक्सिमम हाइट तक जाएगा, मैक्सिमम हाइट से वापस आएगा, तो टोटल टाइम कितना हो जाएगा, 10 सेकंड। तो आंसर कितना बनेगा आपका यहाँ से, 10 सेकंड आंसर बनेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। स्टोन इज रिलीज्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर हाइट 119.6 मीटर, कैलकुलेट इट्स फाइनल वेलोसिटी जस्ट सर बिफोर टचिंग द ग्राउंड। बोलो। सर वो जो सेकंड था, अपन ने जो 13 क्वेश्चन किया उसका सेकंड पार्ट एक बार और बता